चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स की बात कर रहे थे, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट में हम क्या करना सीखेंगे? अकाउंटिंग करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? अकाउंटिंग। हमने कहा अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। आईएनजी लग गया तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन मेकिंग। देखो, सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने आप इसमें कवर हो जाएंगे अगर आपने कहा कि हम अकाउंटिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम डिसीजन लेना चाहते हैं बिजनेस को टाइम टू टाइम। अच्छा, बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए हमें टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या लेने पड़ेंगे? डिसीजन लेने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि पुरानी चीज़ें हम भूल जाएंगे, कल को हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ज़रूरत वहाँ से मिल सकता है। ये सब सेकेंडरी रीजंस हैं। बट आपके पास मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कह सकते हैं कि हमें बिजनेस को रन करने के लिए टाइम टू टाइम बेसिस पर क्या लेने पड़ते हैं? डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और डिसीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। क्या डिसीजन ऐसे ही हवा में ले लें या कुछ सोच समझ कर लें? कुछ सोच समझ कर लेंगे। सोचने समझने के लिए क्या चाहिए हमें? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेटा से। डेटा कहाँ से आएगा? रिकॉर्ड कर कर, दैट इज रिकॉर्डिंग। ठीक है। फिर हमने एक बात करी कि रिकॉर्ड करने के बाद मैंने आपसे कहा मैंने हजारों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी। राम से खरीदा, श्याम से खरीदा, मोहन से खरीदा, कैश में खरीदा, अलग अलग ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बता दी। ऐसे सेल्स की बता दिया, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, रेंट पेड, आपने क्लीनिंग एक्सपेंसेस पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। क्या कोई कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे? बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो क्या हम कोई डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। डिसीजन लेने के लिए कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए? समराइज्ड। कैसी चाहिए? समराइज्ड। तो हमें समराइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, मीन्स 3-4 पेज में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। पूरे साल में कितनी परचेजेस, पूरे साल में कितनी सेल्स, पूरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ, हमें पूरे साल में रेंट कितना पे किया, पूरे साल में सैलरीज कितनी पे करी। तो इन शॉर्ट पता चल जाए आज हमारे पास कैश कितना है, आज हमारे पास डेटर्स कितने हैं। अभी सब चीज़ें टर्म्स हैं आपके पास नहीं है, तो धीरे धीरे टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो हमने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा? समरी बनाने के लिए पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाई का मतलब क्या हुआ? अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स on the basis of their similarities। सिमिलरिटीज के बेसिस पे डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसी को क्या कहते हैं हम? क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप स्टेट्स में ये चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। स्टेट्स में एक चैप्टर आएगा आपके पास, तो उसमें यही करने वाले हैं। डेटा को, लाइक नेचर के डेटा को, एक जैसे डेटा को एक जगह रिकॉर्ड करना, मतलब उसको अलग से क्लासिफाई कर लेना। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर अपन ने कहा कि क्लासिफाई करने के बाद क्या बना लेंगे अपन? समरी बना लेंगे। दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। उस समरी के बेसिस पे क्या ले लेंगे अपन? डिसीजन। अब समरी में बनाएंगे क्या क्या, ये समझ में आना चाहिए। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और दूसरा बनती है आपके पास बैलेंस शीट। मैं एक तरीके से ये कह सकता हूं कि हम जो ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस जो सीख रहे हैं, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही क्या है हमारा? ये चीजें बनाना। हम बनाना सीखेंगे, डिसीजन लेना तो उसके बाद में, इंटरप्रिटेशन तो उसके बाद में आएगा। तो पहले बनाना सीखेंगे, तो ये क्या है? एंड प्रोडक्ट। यही इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं इनको अपन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। ट्रेडिंग पी एन एल अकाउंट क्या बताएगा अपने को? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और बैलेंस शीट क्या बताती है हमें? फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आपकी 10th क्लास में परफॉर्मेंस कैसी रही? विराट कोहली की लास्ट सीरीज में परफॉर्मेंस कैसी रही, या इस आईपीएल के अंदर विराट कोहली की परफॉर्मेंस कैसी रही? तो जब भी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो ऑलवेज किसके रेस्पेक्ट में होता है? ओवर द पीरियड। तो ये परफॉर्मेंस कैसे आती है आपके पास? पीरियड के रेस्पेक्ट में। लेकिन आपसे पूछा जाए आज आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, ये पोजीशन क्या है, या मैं आपसे पूछूं कि आपकी 10th क्लास में पोजीशन कौन सी आई? अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर रिजल्ट आ चुका होता तो आपको कौन सा दिन याद आता? रिजल्ट वाला दिन ही याद आता। मीन्स एक एट अ पर्टिकुलर डेट क्या पोजीशन थी आपकी। समझ में आया? परफॉर्मेंस क्या होती है? जब भी हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो ओवर द पीरियड मेजर करते हैं। विराट कोहली की लास्ट मैच में, या लास्ट सीरीज में, या लास्ट आईपीएल सीजन में, या लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस थी, आपकी 10th क्लास में क्या परफॉर्मेंस थी, तो पूरे साल की बात कर रहे हैं। बट आपसे ये पूछा जाए कि आपकी 10th में पोजीशन क्या थी, तो पोजीशन तो एक पर्टिकुलर डेट पर मिलेगी आपको, दैट इज रिजल्ट डेट पर ये पोजीशन आई हमारी फाइनली। तो हमेशा पोजीशन आती है एट अ पर्टिकुलर डेट, लेकिन परफॉर्मेंस एक पीरियड की होती है। ये बताने की जरूरत क्यों आई? ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनता है साल के लिए, पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ या पूरे साल में हमें कितना लॉस हुआ, ये जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? जबकि बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं हम? क्या जानना चाहते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, और पोजीशन आपके पास एक पर्टिकुलर डेट को आती है, तो बैलेंस शीट भी एक पर्टिकुलर डेट को बनती है। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब इस प्रोसेस को थोड़ा इजी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एक बार दोबारा यहां तक पहले मैं रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद में आगे चलता हूं। सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। क्या करना सीखेंगे? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन मेकिंग। क्योंकि बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए हमें टाइम टू टाइम बेसिस पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव भी डिसीजन मेकिंग ही है। डिसीजन सोच समझ कर लें, या ऐसे ही कुछ भी जो मन में आए वो करें? सोच समझ कर लेंगे। सोचने समझने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? डेटा से। डेटा को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो डेटा कहां से आएगा? रिकॉर्ड करके। तो हमने कहा सबसे पहले स्टेज क्या हो गया? रिकॉर्डिंग। तो डेटा को रिकॉर्ड किया। अब मैंने कहा आपसे बहुत ट्रांजेक्शन्स हैं, 1000 पन्नों में लिखा हुआ है सब कुछ, मान लो ट्रांजेक्शन्स बहुत हैं, क्या कोई कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे? नहीं। डिसीजन तो इंसान तब ले सकता है ना जब कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। तो हमें पहले क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन, समराइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। और समरी बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। समरी बनाने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए बोला सेकंड स्टेज है क्लासिफाइंग। क्लासिफाई करने का मतलब क्या हुआ? अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। एक जैसे डेटा को एक जगह रिकॉर्ड करना, अलग अलग ग्रुप्स बना देना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। डेटा को क्लासिफाई करके क्या बना लेंगे अपन? समरी बना लेंगे। समरी में क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या हम कह सकते हैं ये एंड प्रोडक्ट है। क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बात एक ही है, शॉर्ट में बोलते हैं पीएन एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट क्या बताएगा हमें? बस अभी आपको पता नहीं है बनता कैसे, लेकिन आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इससे पता क्या चलेगा। तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हमें बताएगा पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में बताएगा, पूरे साल के अंदर या एक क्वार्टर के अंदर आपको प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस कितना हुआ। तो अपन ने कहा कि ये हमेशा जो परफॉर्मेंस होती है, ये क्या बताता है हमें? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि प्रॉफिट हुआ या
लॉस हुआ। तो हमने कहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस हमेशा किसकी होती है, ओवर द पीरियड मेजर करते हैं, इसलिए ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट भी पीरियड के लिए बनेगा। क्लियर है यहां तक? दूसरी बात करिए कि बैलेंस शीट क्या बताएगी आपको, फाइनेंशियल पोजीशन। यहां पर एग्जांपल आपको याद रखना था कि परफॉर्मेंस, विराट कोहली की परफॉर्मेंस लास्ट सीरीज में, लास्ट आईपीएल सीजन में, आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग क्लास 10th, मींस एक पीरियड के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, इसलिए ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट एक साल के लिए बनता है, ओवर द पीरियड बनता है। जबकि बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो बैलेंस शीट आपको क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन, और पोजीशन कब आती है, रिजल्ट वाले दिन आती है, दैट इज एक पर्टिकुलर डेट पर आती है। तो हम कह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर डेट। आज आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना, आज आपके पास कैश कितना है, आज आपके पास जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी है, आज आपके पास जो मशीन है उसकी वैल्यू कितनी है, आज लोगों से आपको कितनी पैसे लेने हैं, आज लोगों को कितना पैसा देना है। जिनसे लेने होते हैं उनको बोलते हैं हम डेटर्स, और जिनको पैसे देने होते हैं हमें, दैट इज क्रेडिटर्स। क्लियर है? ये टर्म्स अभी शायद सुन लिए हैं या अभी नहीं सुनी है? नहीं सुनी है ना, पहली पहली बार ही सुनी होंगी अभी, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाया नहीं है अभी कुछ। तो दो टर्म्स आती है, मैं अगले चैप्टर में वैसे टर्म्स पे आते चले जाएंगे। डेटर्स का मतलब होता है देनदार, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। जस्ट मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ क्योंकि अभी मैंने यूज करी है टर्म्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है, देनदार। डेटर्स का मतलब क्या है, देनदार, जो हमें पैसे देते हैं या जो हमें पैसे देंगे। करेक्ट अगर मैं बोलूं, तुम मुझे फीस दोगे तो यू आर माई डेटर। बात समझ में आ गई? और मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, क्रेडिटर। समझ में आ गया ना, एक पार्टी एक तरफ से डेटर तो दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी, क्रेडिटर। जिसको पैसे देने हैं वो डेटर, जिसको पैसे लेने हैं वो क्रेडिटर। अपन ये कह सकते हैं, लेने का मतलब ऐसा हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप फीस दोगे तो यू आर माई डेटर, मेरे लिए आप क्या हैं, देनदार हैं, पैसे देंगे, दैट इज डेटर। मैं आपके लिए क्या हूं, पैसे लूंगा, तो आपके लिए क्या बन गया, मैं क्रेडिटर। समझ में आ गई? बाद में टर्म्स आएंगी तब बताऊंगा। डेटर का मतलब देनदार, क्रेडिटर का मतलब लेनदार। इतना समझ सकते हैं, बाकी सारे विद एग्जाम्पल, लैंग्वेज, सब डेफिनेशन वगैरह सब लिखेंगे सेकंड चैप्टर में। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स कुछ बुक में दे रखे हैं, कुछ बनाकर दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी आपको ना कुछ क्लासेस में बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रीजन क्या है कि बुक में से अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही पढ़ना है। फाइनल जब हम लास्ट में पढ़ेंगे तब हम बुक की रीडिंग करेंगे, अभी हम बुक की रीड नहीं करेंगे, बुक को रीड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। आप लिख लें, ये सबसे बढ़िया है। शेयर करने होंगे वो मैं शेयर कर दूंगा, वो दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर करने में इश्यू नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे तो इससे आपकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, क्लास में अटेंटिव रहोगे, तो वो साथ साथ लिखोगे तो नोट्स अपने लिखे हुए अलग ही बात है। ये आपको सॉफ्ट में मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी, बट हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए ना प्रिपेयर करने के लिए, तो साथ साथ आप थोड़ा बहुत पढ़ लें। भले ही अभी ना भी लिखें एक दो दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखवा दूंगा आराम आराम से। मैं लिखवाता हूँ सब, बार बार लिखवाता हूँ, बहुत बार लिखवाता हूँ, ठीक है। मौका मिलेगा एक बार समझने पे ध्यान दे। एक चीज कम से कम क्लास में 200 बार, कम से कम इतनी बार रिवाइज होगी, पक जाओगे कि रिवाइज मत कराओ प्लीज, लेकिन मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। ना चाहते हुए मैं कह रहा हूँ, घर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है 11th क्लास में। घर पे तो बस जितना न्यूमेरिकल की कभी कभार कहूंगा कि एक दो क्वेश्चन करके आना, बस उतना करके आना, बाकी तो यहाँ बहुत अच्छे से हो जाएगा, इतना अच्छे से हो जाएगा कि टेंशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बच्चा यही थोड़ा सा रहता है कि 12th क्लास में मैं ऐसे ही कराता हूँ, 12th क्लास के अंदर भी सारे क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, वही क्वेश्चन मैं होमवर्क फिर क्लास में नेक्स्ट डे कराता हूँ। पहले दिन होमवर्क देता हूँ, फिर चेक करता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं क्लास में वही 4 क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीका का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहने वाला है। और 11th में तो कोर्स कुछ ज़्यादा है नहीं, तो कह रहे थे ना 75 मस्ती और 25% पढ़ाई, तो वो कॉम्बिनेशन ही रहने वाला है, ऐसा ही रहने वाला है ना। लेकिन फिर 50-50 पे आ जाना
12th क्लास में, हाँ ना, वहाँ पे हमने कहा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? जो आपने कहा था रिकॉर्ड रखने के लिए, सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मतलब जो हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए या बिजनेसमैन के लिए? बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, तो ध्यान रखना हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। पर्सनल ट्रांजेक्शन मतलब अब मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों की फीस आ रही है, आई नो उधर देखने से वो चलेगा नहीं, क्या करें, लाइट बीच बीच में चली जाती है, ऊपर का फ्लोर है, यहाँ पे मैं एक की जगह 2 एसी लगा दूंगा, उसका भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए थोड़े से टाइम की प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं एक की जगह 2 लगा दूंगा, अभी पिछले वाले बैच में लाइट चली गई थी, तो अब बीच में लाइट जाते ही ना फिर जो मोमेंटम होता है वो टूट जाता है, फिर ये फैन इतनी गर्म फेंकते हैं, तो थोड़ी सी मतलब नॉर्मल ठीक ठाक लगता है, बट इतनी गर्मी भी नहीं है। ठीक है, 2 टन का लगा रखा है, ऐसा नहीं है, अभी लगाया नया, पुराना भी नहीं लगा हुआ, अभी लगाया, जस्ट 1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा, पूरा कंप्लीट 1.5 महीना हुआ है। ठीक, और कहोगे तो और लगा देंगे, एसी वेसी की टेंशन नहीं है, एसी तो क्या है, फिर लग जाएगा, एक और लग जाएगा, लेकिन लाइट नहीं आएगी तो सिचुएशन तब भी वैसे ही रहने वाली है अगर लाइट नहीं आई तो, क्योंकि ऊपर का फ्लोर है, इस पे आधा घंटा लाइट चली जाए तो गड़बड़ हो जाती है। विंडो खोलनी है तो खोल सकते हो, बाहर भी वही टेम्परेचर मिलेगा, गर्म ही मिलेगा, ज़्यादा गर्म मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ इतनी गर्मी है, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि वो चीज़ आपको लग रही हो। ठीक है, ठीक है, आइए, यहाँ फोकस होना चाहिए, गर्मी तो अपने आप नहीं लगेगी, हम तो पता नहीं कैसे कैसे सिचुएशन में पढ़ कर आए हैं, ये तो ठीक है। और ये सिर्फ 1 महीने की प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल से शायद जून की प्रॉब्लम है, जुलाई के अंदर तो मानसून आ जाता है, तो उसमें वो ह्यूमिडिटी वाली होती है, उतने में तो काम करेगी, कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। ठीक, चलिए, अपने कहा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या किया सबसे पहले, दैट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्यों रिकॉर्ड करना चाहते हैं? टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट्स अर्न, कितने प्रॉफिट्स कमाए अपन ने, ये भी आपने एक ऑब्जेक्टिव कहा था, और नेट लॉस इनकर्ड। ठीक है, तीसरी बात, प्रॉफिट और लॉस जानने से होगा क्या, क्या कोई बेनिफिट है प्रॉफिट और लॉस? अगर सिर्फ बताया जाए, सिर्फ अपने को पता चल जाए प्रॉफिट इतना हो रहा है, लॉस इतना, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए, सोचो जरा। डिसीजन लेने के लिए प्रॉफिट और लॉस पता चल गया, तो डिसीजन कैसे लेंगे? जहां से प्रॉफिट हो रहा है वहां और फोकस करेंगे, जहां लॉस हो रहा है प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे और लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि इंस्टीट्यूट की बात करूं मैं, तो मुझे 12th के बैच से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो अगर 12th अकाउंट्स का बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑलवेज, जब मैं डिसीजन लूंगा तो मैं सोच कर लूंगा कि 12th के बच्चे ज़्यादा होते हैं तो इसको पीक टाइम पे रखना चाहिए, तो जो मेन टाइम होता है ना 4 से 5, 5 to 6, इसी में रखना चाहिए, ना तो पहले ना तो बाद में, इसलिए 3 से 4 नहीं रखता, ऑलवेज 4 से 5 रखता हूँ, तो ये चीज़ ऑब्जेक्टिव आ जाता है। दूसरा, 9th क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है, 9th क्लास में बच्चे कम होते हैं, तो अब 9th क्लास में बच्चे कम है, टीचर को ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ, तो अब क्या करें, डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये सोच समझ के ही तो लूंगा ना कि लॉस हो रहा है 9th के बैच से, तो 9th के बैच से लॉस क्यों हो रहा है, तो समझ में आएगा कि अच्छा यार बच्चे कम हैं, टीचर को पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है, अब डिसीजन क्या ले सकता हूँ बताओ जरा। एक तो ये ऑप्शन है कि भैया और एडवर्टीजमेंट करो ताकि और बच्चे आ सकें, है ना, कोशिश करें कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा ज्वाइन कर सकें, थोड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट करो। दूसरा क्या हो सकता है कि 9th के बैच को ही बंद कर देते हैं, क्या जरूरत है, 10th से पढ़ा रहे हैं ना, 9th पढ़ा के करना क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है। उसमें लॉस क्या हो रहा है, बिना चला रहा हूं तो लॉस हो रहा है, वो तो मैंने क्या कहा, उस बैच के सारे एक्सपेंसेस उस पर चार्ज करने के बाद मेरे को नुकसान हो रहा है कि बच्चों से फीस कमा रही है, सोचो इलेक्ट्रिसिटी भी जा रही है ना, और स्पेस भी मेरा ऑक्यूपाइड हो रहा है। 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। अपने क्या कहा, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग रख सकें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, और उनसे क्या कैलकुलेट कर सकें, नेट प्रॉफिट नेट लॉस।
लेकिन अपन सिर्फ नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं जानना चाहते, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उसके पीछे के रीजंस को जानना है कि प्रॉफिट क्यों हो रहा है और लॉस क्यों हो रहा है, तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे। सिर्फ प्रॉफिट को जानकर तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो दिस इज टू नो द रीजंस फॉर सच नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं और चीजें समझाने की कोशिश। इंस्टीट्यूट है, ये लो एक रजिस्टर बनाया। इंस्टीट्यूट में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, फीस आती रहती होगी, फीस का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता होगा। तो फीस का रिकॉर्ड कैसे रखता हूं मैं, एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। तो एक रजिस्टर बनाया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने रजिस्टर 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट रजिस्टर बनाया और इस रजिस्टर के अंदर क्या कर रहा हूं, जो भी डेट वाइज पैसा आ रहा है ना, फीस आ रही है, वो इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूं। मान लो कि अभी आपके पास आज जून है, तो जून की बात कर लेते हैं कि 1 जून को प्रियल ने फीस दे दी, ये लो 6,000 रुपए। नंदिनी ने फीस दे दी, समझ रहे हो आप, कुछ भी ले लो 8,000। इस तरीके से एक पर्टिकुलर डेट पर बहुत बच्चों की फीस आती रहती होगी। क्लियर? 4 जून को आ गई होगी, फिर इसी तरीके से चलते चलते फिर दोबारा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, नंदिनी की सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी, प्रियल की सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, सभी बच्चों के नाम आते रहेंगे। तो इस रजिस्टर में मैंने सारे पेज पे ना ऐसे लिखता गया। तो रजिस्टर में जैसे मैं पेज पे क्या करता रहूंगा, नाम लिखता रहूंगा, आज की डेट में जिस बच्चे ने फीस दी, जितनी फीस दी, फिर मैं ऐसे ही लिखता रहूंगा। पूरे साल में ये रजिस्टर भर जाता होगा। क्लियर है? बहुत बच्चे हैं। तो ये रजिस्टर का मैंने आपको बताया कि रजिस्टर में मैं एंट्री लिखता रहता हूँ, तो पूरा रजिस्टर भर गया होगा। अब साल के एंड पे ना खत्म होने वाला है बैच मान लो, और लास्ट के महीने में ना प्रियल ने मुझसे पूछ लिया, सर ये बताओ मेरी फीस कितनी बैलेंस है, बताओ क्या मैं बता पाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा बताने के लिए? क्या करना पड़ेगा? पहले पेज पे देखूंगा प्रियल का नाम कहाँ आया, फिर दूसरे पेज पे, फिर तीसरे पेज पे, चलता जाऊंगा इसी तरीके से लास्ट तक जाना पड़ेगा। और इस ऐसे में लास्ट तक जाने में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? हो सकता है प्रियल की कोई फीस आई, ऊपर लिखा हुआ था नाम, मैंने ओवरलुक कर दिया, गलती से रह गया काउंट करना। इसकी फीस बैलेंस थी 5,000 और मैंने बता दी 8,000। बताओ क्या करेगी प्रियल? सबसे पहली चीज़ है कि अगर मैंने बच्चे से 5,000 की जगह बैलेंस थी और मैंने उससे 8,000 मांग ली, तो वो क्या करेंगे? मुझे बदनाम कर देंगे कि देखो टीचर के पास जा रहे हैं अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और वो हमारे अकाउंटिंग क्या सिखाएंगे जिसको खुद की अकाउंटिंग करना नहीं आता। तो बदनाम हो जाएंगे, बिजनेस का नुकसान होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, हवा खराब हो जाएगी, इसको बोलते हैं गुडविल खराब हो जाएगी। क्लियर है? मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब अगर मैंने उल्टा किया, 5,000 बैलेंस थी, मैंने कहा 2,000 रुपये बैलेंस है, अब बताओ क्या करेगी? अब बताओ क्या करेगी? चुपचाप 2,000 देगी और निकल लेगी। इसमें बिजनेस में मेरा ही नुकसान हुआ। लेकिन ये है ना, नंदिनी को जरूर बता देगी क्योंकि अच्छी दोस्त है, उसको जरूर कहेगी देख सर को पढ़ाना तो आता नहीं है, अब हमें क्या पढ़ाएंगे अकाउंटिंग, खुद की अकाउंटिंग। तो मतलब तब भी इन एनी केस वो मुझे बदनाम ही करेगी, है ना? ऐसा ही होगा ना, दोनों में मेरा नाम बदनाम हो रहा है कि सर अकाउंटिंग तो जानते नहीं है, खुद की अकाउंटिंग करनी आती नहीं है, हमें क्या पढ़ाएंगे। बताओ प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर प्रियल नाम के और भी स्टूडेंट्स हों, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में कन्फ्यूजन भी हो सकता है, जेन्युइन कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तुम्हें पता ही नहीं बैलेंस शीट होती क्या है, मैं तो पूछा ही नहीं, मैंने अकाउंट्स की टर्म्स में पूछा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ तुम नॉर्मली बताओ कि अब करें क्या। सबका अलग अलग क्या कर लें? अलग अलग रिकॉर्ड रख, अलग नहीं रखा था ना, अलग नहीं रखा था अपन ने कैसे रखा था? एक ही रजिस्टर में डेट वाइज किसके हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है बताओ? डेटा किस रिकॉर्ड में, किस ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं? डेट वाइज, मतलब इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इसको हम किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं? इन ऑर्डर ऑफ टाइम। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर, टाइम के ऑर्डर में चीजों को मेंटेन करने को क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में।
क्रोनोलॉजिकल पढ़ा होगा यार, कहीं तो पढ़ा होगा, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, कहीं क्लासिफिकेशन सीखा होगा किसी के बेसिस पे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है आपके पास, कि हम किसी चीज को मेंटेन कर रहे हैं किसके बेसिस पे, डेट के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के बेसिस पे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अपन ने इस तरीके से डेट वाइज पूरा रिकॉर्ड किया सारे बच्चों का, एक रजिस्टर पूरा भर दिया, दो रजिस्टर पूरे भर दिया। बच्चे ने पूछ लिया सर ये बताओ फीस कितनी बैलेंस है, तो एक एक पेज देख पाना कितना टाइम टेकिंग होगा, सोचो मेरे जैसे टीचर के लिए जो 11-12 घंटे पढ़ाता है, सोचो वो कैसे देखकर बताएगा कि पूरे पेजेस पे, एक एक पेज पे कितना कंसंट्रेशन और कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। क्या ऐसे हम बिजनेस में कोई डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ऐसे तो मैं किसी बच्चे को बता ही नहीं पाऊंगा कि यार तुम्हारी फीस बैलेंस है तुम लेकर आना, बोल पाऊंगा? नहीं बोल पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर और बनाना पड़ेगा। पहला रजिस्टर ये बना लिया जिसमें मैं डेट वाइज लिख रहा हूँ, जैसे जैसे फीस आ रही है वैसे वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक रजिस्टर मैं और बनाऊंगा, उस एक रजिस्टर जो सेकंड रजिस्टर हम बनाएंगे उसमें हम अलग अलग पेज पे क्या करेंगे, आपके पास अलग अलग पेजेस बना लेंगे। बात समझ में आ गई? तो अपन ने कहा कि इसमें सेकंड रजिस्टर बनाया, ये कौन सा है, रजिस्टर 2, और इसमें ये पेज नंबर मान लेते हैं अपन, ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया, और ये पेज नंबर 3 होगा। अब क्या करूंगा मैं, हर बच्चे के लिए क्या कर लेंगे अपन, एक पेज पे अलग अलग स्टूडेंट का नाम लिख दूंगा कि इस पेज पे प्रियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, नंदिनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, यस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो यहां पर जब जब प्रियल ने फीस दी होगी, तो 1 जून को फीस दी होगी 6,000, मान लो प्रियल ने फिर नवंबर में कोई फीस दे दी होगी मान लो 5,000। क्लियर है? इस तरीके से, इसी तरीके से इसको यहाँ पोस्ट किया, फिर यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा दिस इज टू 2 जून को कितना आ गया 8,000। इसी तरीके से यस के में कितना आ जाएगा 3 जून को कितना आ गया 5,000। क्या बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है कि पहले क्या किया अपन ने, एक रजिस्टर मेंटेन किया जिसमें जो जो ट्रांजैक्शन हुई वो सारी रिकॉर्ड करते गए डेट वाइज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बट यहां से प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब दिक्कत ये आ रही थी, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि एक रजिस्टर और मेंटेन करते हैं, रजिस्टर 2, और उसमें हर पेज पे क्या किया, अलग अलग बच्चे का नाम लिख दिया, जिस बच्चे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी उस पे उस पेज पे लिखता चला गया। अब प्रियल मुझसे पूछे कि सर मेरी कितनी फीस बैलेंस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रजिस्टर को देखूंगा या सेकंड रजिस्टर को देखूंगा? सेकंड रजिस्टर को देखूंगा। तो सेकंड रजिस्टर के कौन से पेज पे जाऊंगा, पेज नंबर 1 पर, है ना, इंडेक्स बना रखा होगा किस पेज पे किसका अकाउंट आपके पास ओपन किया हुआ है। तो अपन ने कहा प्रियल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर है, तो अब क्या बैलेंस पता चल जाएगा, अच्छा 11,000 आ गई है, 7,000 बैलेंस है, पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। पहले अपन ने डेटा को क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। पहले क्या किया था अपन ने, रिकॉर्ड किया था आपके पास, दिस इज रिकॉर्डिंग। अब डेटा को क्या किया अपन ने, क्लासिफाई किया है। सेकंड रजिस्टर में क्या कर लिया आपने, क्लासिफाई कर लिया, दैट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या बताया था, अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यहाँ पे क्या है कि प्रियल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन एक जगह, नंदिनी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन एक जगह। बात समझ में आ गई? तो पहली स्टेज क्या करी अपन ने, रिकॉर्डिंग। दूसरी स्टेज क्या कर ली अपन ने, क्लासिफाइंग। कि पहले अपन क्या करेंगे, सीखेंगे कि आपके पास फिजिकली कैसे काम होता है, बट ये आज के टाइम में सारा होता है इलेक्ट्रॉनिकली, सिस्टम के थ्रू होता है। लेकिन अपने को समझ में तो तभी आएगा कि अच्छा ये अकाउंट बनकर कैसे आया, नॉलेज तो चाहिए। तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हमें करने की जरूरत क्या है, भाई सीखने के लिए जरूरत है। हमें पता है कि कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। आपको यही नहीं पता मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, तो आप कैलकुलेटर कैसे यूज करोगे बताओ? तो सेम उसी तरीके से आपको ये नहीं पता कि अकाउंटिंग होती कैसे है, तो आपको सिस्टम कुछ भी देगा, आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है। इन रियल लाइफ में अभी आपको थोड़ी टाइम में बताऊंगा, 1-2 क्लास के अंदर बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास एक चैप्टर है जर्नल, चैप्टर है जर्नल।
पूरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरी 11th क्लास में किसी को ये 75% कह रहा हूँ ना, 75% मस्ती और 25%, किसी को ये लगता है ना कि मेरे को 99% मस्ती करनी है और 1% पढ़ना है, तो एक ही चैप्टर पढ़ना है, कौन सा? जर्नल। 11th क्लास में जिसने जर्नल कर लिया उसको सब आ गया, जिसने जर्नल नहीं किया उसको कुछ नहीं आएगा। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अकेले चैप्टर पे 2-2 महीने लगा देता हूं मैं, अकेले चैप्टर पे। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता है। जो अभी इसने जो पॉइंट पूछा मुझसे, सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपको जर्नल एंट्री डालनी पड़ती है, बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर करता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको किसकी जरूरत पड़ी? जर्नल की, और वही आपको आती नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम बेसिस पे, है ना। आप जर्नल क्या होता है कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, रुक जाओ 2-3 दिन मेरे साथ, एक हफ्ता पढ़ लोगे, एक हफ्ते में पूरा कोर्स समझ जाओगे कि पूरा कोर्स है क्या। ये मेरी गारंटी, क्योंकि मेरा तरीका यही होता है, मैं धीरे धीरे आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराता चलूंगा कि अच्छा अब ये वाला चैप्टर में ये पढ़ेंगे इस टाइप का कुछ, इस वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको समरी बताता चलूंगा हर चैप्टर की। अब आपने बात कर ली रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समझ में आ गया। अब मैं इससे समरी बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। जैसे यहाँ से समरी बनाई मैंने कि मान लो प्रियल की फीस कितनी बैलेंस है, यहाँ से मान लो हमने कहा 7000। नंदिनी की फीस कितनी बैलेंस है आपके पास में, कितनी हो गई? 10000। इस तरीके से मैं लिस्ट बना सकता हूँ। यश की फीस कितनी बैलेंस है यहाँ पर? 12000। क्या मैंने ये समरी बना ली? क्या मैं आप डिसीजन इजीली ले सकता हूँ कि मुझे बच्चों को रिमाइंडर कराना है किसकी फीस आई है, किसकी फीस नहीं आई है, कब तक आपको फीस देनी है? बात समझ में आ गई? क्लियर यहाँ तक? तो अब इस प्रोसेस को फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको कुछ तरीके से मैं आपको बताऊंगा। हमने कहा सबसे पहले बच्चे इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा कि बच्चे बहुत आते हैं, 9 to 12 सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं हम। तो स्टार्टिंग से मैं क्या करता हूँ, बच्चे जब फीस देते होंगे तो एक रजिस्टर में लिखता हूँ डेट वाइज कि आज किस किस बच्चे ने कितनी कितनी फीस मुझे डिपॉजिट कराई। दैट इज पहले रजिस्टर में लिखा मैंने 1 जून को, किसकी 2 जून। ऐसे एक डेट में भी मल्टीपल बच्चों की फीस आ सकती है, आपको पता है, तो मैं ऐसे नेम लिखता चला जाऊँ। अब ये पूरा रजिस्टर भर जाएगा पूरे साल में। उसके बाद प्रियल ने पूछ लिया कि सर मेरी फीस की बैलेंस कितनी है, ये बताओ फी बैलेंस कितनी रह रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने पूरा, मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा रजिस्टर गो थ्रू करना पड़ेगा, और उस रजिस्टर गो थ्रू करने में एक तो टाइम लगेगा, दूसरी बात गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं हो सकता है कम बता दूं, हो सकता है ज़्यादा बता दूं, दोनों ही सिचुएशन में, वो मुझे क्या करेगी, बदनाम कर देगी। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि सर क्या अकाउंटिंग सिखाएंगे हमें, सर को खुद को अकाउंटिंग करना तो आते नहीं है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? लेकिन अब क्या करूं मैं, ऐसे तो मैं बिजनेस में डिसीजन नहीं ले सकता हूं, तो क्या किया मैंने, एक रजिस्टर और बना लिया, और उस रजिस्टर में हर पेज पे क्या किया, अलग अलग बच्चे का नाम लिख दिया, और जिस पेज पर जिसका नाम लिखा उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस यहां से यहां लेकर जा रहा हूं। इसको लेकर जाने को बोलते हैं पोस्टिंग। इस लेकर जाने को क्या बोलते हैं अपन? पोस्टिंग। इसको अपन बोलते हैं पोस्टिंग। बात समझ में आ गई? यहां से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में लेके जाने को क्या कहते हैं अपन? पोस्टिंग कहते हैं। धीरे धीरे टर्म्स आपको क्लियर समझ में आएंगी। पोस्ट करने का मतलब ही यहां से इंफॉर्मेशन कहीं और लेकर जाना, दैट इज पोस्टिंग। तो हमने कहा प्रियल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह आ गई, नंदिनी से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह आ गई, और यश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह आ गई। फिर उसके बाद समरी बना सकता हूँ कि इससे कितना लेना है, कितनी आ चुकी है, कितना बैलेंस है, नंदिनी कितना आ चुका है, यश का कितना आ चुका है, या कितना बैलेंस है, ये निकाल सकता हूँ। दोनों निकाल सकता हूँ ना, कितना कितना आ चुका है या कितना कितना बैलेंस है। तो और समरी के बेसिस पे क्या मैं डिसीजन ले सकता हूँ? यस। तो क्या आपको ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आई कि अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए टाइम टू टाइम बेसिस पे डिसीजन लेना, दैट इज डिसीजन मेकिंग। लेकिन डिसीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेटा को रिकॉर्ड कर कर। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? डेटा को रिकॉर्डिंग बुक्स में करेंगे सबसे पहले। वो बात समझ में आ गई? अब अपन ने कहा रिकॉर्डिंग करने के बाद हजारों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी हैं। सोचो, मैंने रिकॉर्ड तो यहां पर भी किया, आपके पास में रिकॉर्ड तो मैंने इस वाले रजिस्टर में भी किया सारी ट्रांजेक्शन। क्या कोई डिसीजन ले पा रहा हूं कि किस बच्चे को कब रिमाइंडर देना है, किसकी कितनी फीस बैलेंस है, आ भी गई है कि नहीं आई है, आज कितनी फीस टोटल पेंडिंग है? क्या कोई डिसीजन ले पा रहा हूं? नहीं। तो उस डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? पहले इस डेटा को क्लासिफाई करना पड़ा। क्लासिफिकेशन करने का मतलब ही क्या था? अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर
सिमिलैरिटीज। तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्या बना ली, अब समरी बना ली, और उस समरी के बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ, बच्चे को रिमाइंड करा सकता हूँ कितनी फीस बैलेंस है, या प्लान कर सकता हूँ अगले आगे मेरे को अगर ये लगता है कि भाई कितनी फीस अभी आनी बाकी है, उसके हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे कहीं पर, तो मैं सोच सकता हूँ कि इतना पैसा अभी बच्चों से आना है मेरे पास। क्लियर है? क्या ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया? अब मैं आपको चैप्टर्स के नाम इंट्रोड्यूस कराऊं। ये जो पहला रिकॉर्डिंग जहां पर करते हैं इसको बोलते हैं जर्नल। इसको क्या बोलते हैं अपन? जर्नल। तो दिस इज नोन एज जर्नल। जर्नल है क्या, इसके बारे में अब मैं थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। जरूरी नहीं है कि एक बार में आपको सब कुछ समझ में आए। ये मत सोचना कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि बस एक बार बता दिया तो यही समझ में आएगा। नहीं, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को। अगले 10 दिन के अंदर आपको लगभग पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट में है क्या, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या टर्म्स होंगी, कैसे करना है। जर्नल का मतलब है वो बुक, वो प्लेस, वो रजिस्टर जहां पर अपन ने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जर्नल किसी भी बच्चे से पूछ के देख लेना, 12th क्लास के स्टूडेंट से, मैं नहीं कह रहा 11th क्लास के बच्चे से, 12th क्लास के बच्चे से पूछ के देख लेना कि जर्नल क्या होता है। अगर वो आंसर कर दे तो मेरी गारंटी है, नहीं कर सकता। तुम्हारे साथी अभी आएंगे 12th में, जब आएंगे तो पहली क्लास में तुम्हें समझ में आ जाएगा तुमने कितना सीखा है और दूसरों ने कितना नहीं सीखा है। और अगर अभी भी जानना है तो जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़े हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे पूछ के देखना कि जर्नल होता क्या है, तो वो तुम्हें कहेंगे जर्नल होता है जर्नल एंट्री करना। वो ये नहीं बताएंगे कि कोई ऐसी बुक है, कोई ऐसा रजिस्टर है जहां पे हम पहली बार ट्रांजैक्शंस को जहां रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को, उस रजिस्टर को, उस प्लेस को क्या कहते हैं, हम जर्नल कहते हैं। तो जर्नल आपको समझ में आना चाहिए, पहली पहली बार हुआ है, बात समझ में आ गई है ना, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अपन ने कहा कि जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को, उस रजिस्टर को, उस प्लेस को क्या कहते हैं अपन? जर्नल कहते हैं। क्या बात है, आज टाइम हो गया, आज तो पता भी नहीं चला टाइम का। पढ़ाते टाइम ऐसा ही होता है, नहीं समझ में आता है टाइम का। वो तो जर्नल की बात समझ में आ गई। इसको अपन बोलते हैं जर्नल। और ये जर्नल से जो इंफॉर्मेशन आपके पास में यहां पे जाती है, सेकंड जो रजिस्टर होता है दैट इज कॉल्ड लेजर। लेजर। तो ये दूसरा जो रजिस्टर जिसमें सबके अकाउंट, इसको क्या बोल रहे हैं हम? प्रियल का अकाउंट। दिस इज प्रियल्स अकाउंट, खाता, अकाउंट। अकाउंट का मतलब ही क्या है? एक हेड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह रिकॉर्ड करने को ही क्या कहते हैं अपन? अकाउंट कहते हैं। अकाउंट का मतलब क्या होता है आपके पास में? ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू वन हेड रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। एक हेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उन सबको जब हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, उसी को क्या कहते हैं अपन? अकाउंट कहते हैं। और ऐसा रजिस्टर जिसमें सबके अकाउंट बने हों उसको अपन क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। तो ये मैंने अकाउंट बता दिया, और जिस रजिस्टर में सबके अकाउंट बनाते हैं उस रजिस्टर को क्या कहते हैं अपन? लेजर देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं अकाउंट्स में, बाकी अपन कल करते हैं।